ये थिएटर नहीं आसा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इश्तियाक भाई, क्या प्रॉब्लम है? आप तो मतलब मुखातिब हैं आज हम सब से, तो शुरू आपसे ही करते हैं। आसा तो समझ में आता है, लेकिन मुश्किलें क्या है इसमें? मुश्किलें जो है एक नहीं है, कई प्रकार की मुश्किलें हैं। और वो मुश्किलें दर्शकों की तरफ से भी हैं, एक्टरों की तरफ से भी हैं, और सामाजिक ढांचा जो है उसकी तरफ से भी हैं। अलग अलग मुश्किलें हैं जिनको आप, जैसे कि मैं अपनी मुश्किल बताता हूँ कि मैंने NSD पास किया और मैं एक्टर हूँ। मैं अपने शहर गया तो उधर मुझे कोई ऐसा काम करने का मौका नहीं मिला जिससे मैं आर्थिक कुछ अर्निंग कर सकूं, और ऐसा कुछ कर सकूं जो मुझे नेशनल लेवल पे दस्तक दे सकूं। वो सब हो नहीं पाया। उसका कारण यही था कि हमारा छोटा शहर है। नहीं, हो जाने दो ये। नहीं, खर्चा तो खूब किया हमने। हाँ, कहीं कमी नहीं रखी, टॉफियाँ भी रखी है, जब चाहें जब खा सकते हैं। शिव जी ताली बजा रहे हैं, दर्शकों में भी बंटवा देना, आज आखिरी दिन है। तो छोटा शहर है, उसमें क्या है कि करीब 80,000 या 90,000 के लोग हैं, इतने लोग हैं, इससे ज़्यादा है नहीं। तो आप अगर एक महीने में एक नाटक करते हैं तो कितना आप उस शहर में आप लोगों से टिकट के थ्रू ले सकते हैं पैसे। तो एक तो ये बात है कि आप वहीं सीमित हैं। अगर आप छोटे शहर में हैं, बड़े शहरों का अपना है, अपना नज़रिया है या अपना उसका आर्थिक मापदंड है, लेकिन छोटे शहर जहाँ से हम आते हैं वहाँ आपको सबसे ज़्यादा परेशानी यही होती है कि उतने दर्शक नहीं हैं जिनको आप टिकट के द्वारा बुला सकें। तो एक बेसिक जो परेशानी शुरू होती है वो सबसे यहीं से शुरू होती है। दूसरा ये कि हिंदी रंगमंच, क्योंकि हम लोग हिंदी किए हुए हैं, तो हमारे जो सीनियर हैं या जो हम लोग हैं, हम लोगों ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि हम दर्शकों के लिए नाटक करें। हम लोगों ने अधिकतर कलाकारों के लिए कलाकारी करना शुरू कर दी। तो जो दर्शक थे वो दूर होते चले गए, क्योंकि हम छोटे शहर में हैं। छोटे शहर के लोग वो जानते नहीं कि आधे अधूरे क्या होता है या महानिर्वाण क्या है। आप उस जगह महानिर्वाण करते हैं जो अपने आप में एक अलग चीज़ दर्शाता है, अलग नज़रिए से, सीधा सपाट नहीं है वो। उसको समझने के लिए पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है। तो अगर हम वहाँ ऐसा करते हैं तो, या किया है, तो दर्शक जो है नाटक के नाम से दूर जाने लगे, जिसका जैसे हमारे नाटकों में अभी वो वही छाप छूटी हुई है कि भाई अब हमें वैसे नाटक नहीं करना है जो हमारा टारगेट रहता है, कि हम दर्शकों को ये नहीं बताना चाहते कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि ये टॉपिक है और ये टॉपिक हम आपको समझाना चाहते हैं और आप इस टॉपिक को समझें। तो लेकिन वो बहुत देर हो चुकी, क्योंकि हम उधर से निकल चुके। तब समझ में आई एक जर्नी के बाद कि भाई हमारी गलती क्या है, क्यों नहीं लोग देखने आते हैं। तो एक जो बेसिक पॉइंट के बाद अगर हमें लगता है दूसरी गलती जो हमारे नज़रिए में है वो ये भी है, और इसके बाद हम और रखेंगे क्योंकि और भी लोग बैठे हुए हैं। मैं रवि जी से पूछना चाहूँगा कि रवि जी, जिस तरह का थिएटर में जो परेशानियाँ हैं, आप तो नाट्य गुरु हैं, आपकी जो लंबी यात्रा है, दो दिग्गज जो हैं दोनों NSDN हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के दोनों छात्र रहे हैं, और वहाँ से संघर्ष की एक यात्रा शुरू होती है। ये अपनी राह चुनते हैं, और रवि जी ने वो राह चुनी है जहाँ पर ये लगातार एक नई पीढ़ी को थिएटर के लिए तैयार करते हैं। तो क्या रवि जी, क्या परिवर्तन देखने को मिलता है कि क्या थिएटर शुरू से ये परेशानी का दौर रहा है जो आज तक जारी है, या कुछ आप चेंज देख रहे हैं इस ट्रेंड में कि लोग थिएटर को अब उस पैशन से लेने लगे हैं या उस सम्मान से उसको देखने लगे हैं कि हाँ, वरना लोग पूछते हैं, आप कहें किसी से कि क्या करते हो? थिएटर करता हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ करते क्या हो? अरे यार, थिएटर करता हूँ, वो जो सवाल है ये किस दिन ख़त्म होगा? करते क्या हो?
ओके। देखिए, मेरी व्यक्तिगत रूप से ज़िंदगी बहुत आसान चल रही थी। मैं सरकारी नौकरी में था, परमानेंट था, रेगुलर मंथली तनख्वाह आती थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मुझे लगा, रवि जी परेशानी कह के नहीं आती। नहीं कह के नहीं, परेशानी बुलाई जाती, मैंने बुलाई, मैं जानबूझ के कूदा उस परेशानी में। इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लगा था ज़िंदगी इतनी आसान जैसी दिखाई पड़ती उतनी है नहीं, और इसको एड्रेस करने का सबसे बेहतरीन तरीका थिएटर हो सकता है। मैंने नौकरी छोड़ करके मैं थिएटर में आया, रिज़ाइन करके आया, ये जानते हुए कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी आगे की, है ना, सारी चीज़ें छोड़ करके आया। और उसी दौर में मैंने ये सीखा कि नाटक कभी भी आसान नहीं था। नाटक शुरू से अपने जेनेसिस से लेकर के अभी तक आसान नहीं है। इसकी शुरुआत ही मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए हुई, उनको एड्रेस करने के लिए हुई। जब पहला शो हुआ पौराणिक, अगर आपको मालूम है, तो सबसे पहले राक्षसों ने नाटकों को, दैत्यों ने नाटकों को जो है डिस्टर्ब किया, शिकायत लेके गए, सिक्योरिटी की डिमांड की। वो सिर्फ मनोरंजन का नाटक नहीं था, वो समाज को शिक्षित करने के लिए था। आपको पता है चारों वेद हैं, चारों वेद निम्न वर्ग के लिए अनुपलब्ध थे, उनके लिए परमिशन नहीं थी पढ़ने के लिए, एजुकेशन का कोई सिलसिला ही नहीं था, जबकि बहुसंख्यक वर्ग उस एजुकेशन से वंचित था। तब यह हुआ कि अगर इस बहुसंख्यक वर्ग ने विद्रोह कर दिया तो ये देवता कहाँ बचेंगे, ये अपर क्लास कहाँ जाएगी। तो उन्होंने कहा इनको पढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने चारों वेदों का सार लेकर के नया 5वां वेद लिखा, जो आम जनता के लिए उपलब्ध था। वो काम आसान हो ही नहीं सकता। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, आप सुनो एक मिनट मेरी बात, आप चुप हो जाओ। गुरुजी रहते हैं। अब आप चुप रहो, सुन लो, समझने की कोशिश करो आप मैं क्या कह रहा हूँ। वो 5वां वेद अब लोगों को पढ़ाने के काम आएगा, उनको समृद्ध करने के लिए आएगा, जिस चीज़ से वो वंचित हैं, मुख्य रूप से शिक्षा से वंचित हैं। नाटक का हर दौर में यही काम रहा है। और आपको पता, जब शिक्षा के दौर में, उसी दौर में जब नाट्य शास्त्र बना, उसी दौर में जब नाट्य कर्मियों ने ये कहना शुरू किया कि ये बहुसंख्यक वर्ग शिक्षा से वंचित है, इसका उत्तरदायित्व जिम्मेदारी इन लोगों की है, तो उसमें ये आता है प्रसंग, भरत मुनि ने ही लिख दिया है कि उनको स्वर्ग से निकाल दिया रंगकर्मियों के, तुम जाओ यहाँ से, निकलो, क्योंकि उन्होंने ऋषि मुनियों के ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया कि असली जिम्मेदार तो ये हैं, इनकी वजह से आम कर्मगार, मजदूर लोग, श्रमिक वर्ग, निम्न वर्ग के लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, इन्होंने वंचित किया हुआ है, क्योंकि ये पढ़ गए तो इनकी दादागिरी, इनका प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, उनको समाज से निकाल दिया। पहला तो यही हुआ। तो यहाँ नहीं, हम पश्चिम में भी बात करें, थेरेप्यूटिक अप्रोच है थिएटर की, जहाँ पे कि इनिशिएशन सेरेमनी के बाद जो मानसिक कुंठाएं हैं उनको दूर करने के लिए नाटक खेला गया। जो फेस्टिवल होते थे, डायनासिस फेस्टिवल होते थे, वो इसीलिए होते थे कि वो जो कुंठाएं आदमियों के दिमाग में घुस गई, मानसिक, उनको उसका स्वास्थ्य कैसे सुधारा जाए। तो थिएटर वाले डॉक्टर का काम कर रहे थे, एक साइकेट्रिक उसका काम कर रहे थे कि समाज के को मानसिक रूप से उसका परिशोधन हो सके, वो स्वस्थ हो सके, स्वस्थ रह सके। कहानी वो होती थी जिसे हर आदमी जानता था, और उसको देख करके उसका जो है ना कैथार्सिस होता था, और वो शुद्ध हो जाता था, उसका दिमाग स्वस्थ हो जाता था। तो थिएटर कभी आसान था ही नहीं, ये तो मनोरंजन का काम अब होने लगा है, जिसको हमने ले लिया, मान लिया कि थिएटर मनोरंजन का काम है। थिएटर एजुकेशन का काम है, सोशल एजुकेशन का काम है, उन मुश्किलों को एड्रेस करने का काम है। अगर आप मुश्किलों को एड्रेस कर रहे हैं तो आसान हो ही नहीं सकते। हाँ, वो सब हटा दो बीच में से, फिर क्या दिक्कत है, कुछ भी करो ना, जहाँ मर्जी आओ, जहाँ से ग्रांट ले लो, जहाँ से पैसे ले लो, जहाँ से स्पॉन्सरशिप ले लो, करते रहो करते रहो करते रहो। लेकिन उसका क्या है, वो फिर हमेशा मुश्किलों का ही रोना रोते रहते हैं। मुझे खुशी इस बात की है, हालांकि थोड़ा दुख भी होता है, कि 25-30 साल थिएटर करने के बाद मैं दूसरी लाइन में चला गया। मैं प्रोफेसर थिएटर में नहीं बना,
प्रोफेसर बना मास कम्युनिकेशन, जिसकी मैंने कभी पढ़ाई नहीं। ये हिंदुस्तान में विचित्र है कि जिस चीज़ के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं था उसमें प्रोफेसर हूँ, और उसमें अब मैं मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ, और अंडर में सारे वो जो हैं वो PhD MA मास कम्युनिकेशन मेरे सारे साथी हैं, उनको मैं हेडशिप कर रहा हूँ। लेकिन ये इस वजह से हुआ, मुझे लगता है कि ये जो मैंने मुश्किलें और इस थिएटर की जो अप्रोच मैंने रखी थी कि ये एजुकेशन की अप्रोच है, लोगों को समृद्ध करने की अप्रोच है, तो मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैं ग्लैमर वर्ल्ड में हूँ कि नहीं हूँ, या मेरा नाम होता है कि नहीं होता है, या मेरे अखबार में रिव्यू आते हैं कि नहीं आते हैं, या मेरे अगर मैं 5 आदमियों को, 3 आदमियों को, 2 आदमियों को, 1 आदमियों को भी अगर मैं कर देता हूँ तैयार पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, तो मुझे लगता है मैंने कुछ किया, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, थिएटर यही सिखाता है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, चुनौतियों को सामना करना और एक हौसले के साथ समाज को बदलने के लिए काम करना। अभी आप बात कर रहे थे कि थिएटर स्वास्थ्य को सुधारने की बात करता है। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सचदेवा हैं। डॉक्टर साहब, कैसे एक थिएटर वो है जहां हम वाकई थिएटर करते हैं, और एक थिएटर वो है जो डॉक्टर्स का थिएटर है, पर आप भी कहीं ना कहीं थिएटर ही करते हैं। कैसे उस चीज़ को आप जस्टिफाई करेंगे कि एक थिएटर है, जैसे कैथारसिस की बात करी कि शोधन की बात हम करते हैं, एक आप ऑपरेशन करते हैं, ये मेंटल ऑपरेशन करते हैं, आप फिजिकल ऑपरेशन करके समस्या का समाधान कर देते हैं। मैं थिएटर सर्च करो ना तो ऑपरेशन थिएटर ही आता है। तो क्या, किस तरह से आप इसका निर्वहन कर रहे हैं, इस जिम्मेदारी का? धन्यवाद हेमंत जी, रवि जी को भी नमस्कार, और पैनलिस्टों को भी मैं अभिवादन करता हूँ। आदरणीय सरताज जी को वंदना करता हूँ। मेरी टीचर डॉक्टर अलका राव बैठी हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मैं एक डॉक्टर बन सका। आप सभी का भी मैं अभिवादन करता हूँ। मैं आप जितने सामने जिस रुचि से थिएटर को जानकार और समझने वाले बैठे हैं, और मंच पे जितने बैठे हैं, मैं थिएटर से उतना भिज्ञ तो नहीं हूँ, पर फिर भी अपने सामान्य ज्ञान से जितना समझ पा रहा हूँ उतना मैं व्यक्त करना चाहूँगा। शेक्सपियर ने कहा कि समूचा विश्व ही एक रंगमंच है। आप जीवन की बात करें या रंगमंच की बात करें या ऑपरेशन थिएटर की बात करें, सभी थिएटर हैं, उन्होंने सभी को एक रंगमंच की तरह से लिया, जीवन के हर एस्पेक्ट को। ये थिएटर नहीं आसान। आसान क्या है? आसान तो कुछ भी नहीं है। आसान रंगमंच नहीं है, आसान ऑपरेशन थिएटर भी नहीं है, आसान जीवन जीना भी नहीं है। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी की कहानी कहना, जैसे मुश्किल हो बहते हुए पानी पे पानी लिखना। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी की कहानी लिखना, जैसे मुश्किल हो बहते हुए पानी पे पानी लिखना। हम किसी भी चीज़ में कितने ही भिज्ञ, कितने ही नॉलेजेबल क्यों नहीं हो जाएं, उसकी उत्कृष्टता इस बात से जुड़ी रहती है कि हमने उस कार्य को कितने ज्ञान के साथ, कितने समर्पण के साथ और कितनी सरलता के साथ किया। बस उतना ही हम उत्कृष्टता के नज़दीक चले जाते हैं। बहुत छोटी सी एक लाइन है। माइकल एंजेलो से पूछा कि आप इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ किस प्रकार गढ़ लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति तो सदा से इस पत्थर में विद्यमान रहती है, जो नहीं चाहिए मैं उसको हटा देता हूँ। तो इतनी सरलता जीवन में ले आना ज्ञान के साथ साथ, मैं सोचता हूँ यही वो बात है कि जिससे हम उत्कृष्टता के नज़दीक पहुँचते हैं और उस मुश्किल काम को भी हम आसानी से कर पाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में भी वही जीवन की तरह से आपको डेडिकेटेड रहना पड़ता है। आपको अपने ज्ञान का पूरा अंदाज़ा होना चाहिए, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जीवन में कोई गलती क्षम्य नहीं होती। आप एक कोई भी गलती करें, यू हैव टू पे द कॉस्ट। हर गलती अपनी कीमत मांगती है। रंगमंच पे आप गलती कर देते हैं, ट्रेजेडी कॉमेडी में तब्दील हो जाती है। ऑपरेशन थिएटर में आप गलती कर देते हैं, मरीज की जान जा सकती है। तो गलती कहीं भी क्षम्य नहीं है। आसान क्या है जीवन में? आसान कुछ भी नहीं है। सत्य के करीब रहें और जो सही है उसी को प्रोजेक्ट करें, वही करें। और हम इस बात का भी पूरा ख्याल रखें। आपके थिएटर में एक शब्द आता है, ओवर एक्टिंग। हम सरल रहेंगे तभी ओवर एक्टिंग से बच सकते हैं। जीवन में भी, रंगमंच पे भी और ऑपरेशन थिएटर में भी। वहाँ भी ओवर एक्टिंग हो गई और दवाई की डोज ऊपर चली गई तो खेल खत्म है। तो सरलता से हम जिएं,
जिस प्रभु सत्ता ने हमें जन्म दिया है उसके प्रति विनम्र रहें, जिन लोगों की सेवा में लगे हैं उसके प्रति विनम्र रहें, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहें, सच्चे रहें और अपने काम को समर्पण से करें। मैं सोचता हूं तो मुश्किलें आसान हो सकती हैं। मेरा इतना ही सोचना है। बिल्कुल, मुझे रमानाथ मिश्र जी की वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि वक्त मुश्किल है सरल बनिए, वक्त मुश्किल है सरल बनिए, प्यास पथरा गई तरल बनिए, जिसको पीने से कृष्ण मिलता है आप मीरा का वो गरल बनिए, आप मीरा का वो गरल बनिए। तो हम इस विष को अक्सर पीते हैं, इस हर पल कहीं ना कहीं हम विष पीकर जीते हैं। कल उस प्ले में बता रहे थे कि अपने हिस्से का विष, नेटुआ में कह रहे थे कि अपने हिस्से का, आप शंकर जी नहीं आते, अपने हिस्से का विष तो यहाँ खुद को ही पीना पड़ता है। मैं अपरा जी से जानना चाहूँगा कि आप इतने मल्टीपल उसमें काम कर रही हैं, सुधीर जी जैसा भी कह रहे थे शेक्सपियर की पंक्तियों को कि विश्व एक रंगमंच है, और कैसे उन भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं, क्योंकि लगातार शिफ्ट है। एक महिला होने के नाते आपको बहुत सारे रोल बहुत फ्रिक्वेंटली निभाने पड़ते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसे बड़ा ट्रिक से हैंडल करना पड़ता है। क्या चुनौतियाँ हैं? जीवन आसान नहीं है, जीवन जिसे हम यहाँ थिएटर कह रहे हैं आसान नहीं है। मैं आपके लिए रख रहा हूँ कि कैसे आपके लिए आसान नहीं है। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी का कि आपने बहुत स्नेह से मुझे यहाँ बुलाया और इतने एलीट पैनल का हिस्सा बनाया। और जयरंगम एक ऐसा फेस्टिवल है जो जयपुर वासियों के बहुत करीब आता चला जा रहा है और हर साल उसमें कंटेंट वाइज इतना ज़्यादा increment हो रहा है that I really like to congratulate all the organizers and all those who are involved। एक छोटे से छोटा volunteer और जितने भी organizers हैं। and coming back to जो आपने मुझसे पूछा, जैसे मेरे से पहले सब लोगों ने बोला कि आसान एक्चुअली कुछ नहीं है। To be easy is also not easy। So आसान की बात करें तो कुछ आसान है ही नहीं, और हम अपने वर्क से और हम अपने एवरीडे लाइफ में इतनी सारी चुनौतियों का सामना करते हैं कि हम उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और जहाँ कॉम्प्लिकेट नहीं भी करना होता उसको भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये एक जनरल व्यू है। कमिंग बैक टू अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरी एक इच्छा हमेशा रहती है, काश मेरी भी एक बीवी होती। I really wish I had a wife। बिकॉज एक जो बीवी होती है वो काम इतना आसान कर देती है कि मतलब कोई टेंशन ही नहीं रहती। और कितने सारे यहाँ पर हमारे मेल फ्रेंड्स बैठे होंगे जो ये बात सोच रहे होंगे कि घर पर जो है मतलब जाएंगे सब मिल जाएगा, और जो होगा मतलब कहीं पर भी चुनौती नहीं होगी। एक औरत की ज़िंदगी में बहुत सारे रोल्स होते हैं, चाहे बेटी, माँ, पत्नी, बीवी, और कितनी सारे रोल्स को वो इतनी बखूबी से निभाती है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतने सारे रूरल एरियाज़ में मैं काम करती हूँ। सुबह जो वो 6 बजे उठती है और जब रात को वो 10:30 बजे सोती है, तो उस पूरे दिनचर्या में उसने इतने सारे रोल्स निभा लिए होते हैं कि सोने के समय भी उसका कांस्टेंट दिमाग यही चल रहा होता है कि अब क्या होगा। शी इज़ नॉट लिविंग इन द मोमेंट, शी इज़ नॉट लिविंग फॉर द मोमेंट, बट शी इज़ लिविंग फॉर द नेक्स्ट मोमेंट। यही एक औरत की कहानी है और यही एक औरत का सत्य है। और कहीं ना कहीं हम उसमें भी इतनी कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं कि हम एक उंगली उठा देते हैं कि ये नहीं तुमने सही करा और ये तुमने नहीं सही करा। चाहे हमारी बेटियां हो, चाहे हमारी घर पे बहुएं हो, हम हमेशा एक उंगली उठाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो मेरी यही मानना है, मेरा ये मानना है कि एक औरत जितनी बखूबी से उसको निभाती है, एंड एज हिलरी क्लिंटन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बीजिंग में उन्होंने बोला था दैट विमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, दे आर ह्यूमन राइट्स। सो कुछ विमेन राइट्स नहीं, और आज हम कितने सारे राइट्स की बात करें, पद्मावती की बात करें, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो एक औरत पे जाकर औरत से ही शुरू होती है और औरत पर ही ख़त्म होती है। तो इसका मतलब वी आर डेफिनेटली द प्रिविलेज्ड वंस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टू रिस्पेक्ट एंड टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअलिटी। और किरदार तो हम सभी निभाते हैं, पर जितना आई थिंक औरत निभा सकती है उतना कोई भी नहीं निभा सकता। सही।